तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए जो न्यू बैच लाया गया है, निश्चय बैच, उसके कुछ बेसिक्स क्लास है जो आपको जीके के हैं। चलिए, तो थोड़ी देर में हम अपने क्लासेस को शुरू करते हैं। और आज हमारा जो क्लास चलेगा वो हमारा जीके का चलेगा। वो चलेगा आपका टॉपिक, आज आपका होगा पंचायती राज्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में देखेंगे। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज्य। और ये आपके लिए निश्चय बैच का डेमो क्लास हो रहा है। तो चलिए, अब हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? पंचायती राज्य। तो चलिए, थोड़ी देर में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पंचायती राज की। देखिए, पंचायती राज्य कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो अभी आधुनिक काल में शुरू हुई है। ये जो पंचायती राज है ये हमारे कई वर्षों से चलती आ रही है, प्राचीन समय में भी, मध्यकालीन में भी और आधुनिक समय में भी ये समस्या ये व्यवस्था चल रही है। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज्य जो है अभी मॉडर्न है। मॉडर्न, ये बहुत ही कई वर्षों से हमारे यहाँ चल रहा है। तो बात किया जाए, ये जो पंचायती राज्य है इनका उद्देश्य क्या होता है, तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग इनके उद्देश्यों की। ये आखिर ये जो पंचायती राज्य है इनका उद्देश्य है क्या? देखिए, पंचायती राज्य का उद्देश्य होता है, अगर ये पंचायत होती कहाँ है? गांव में। तो क्या हो, ये पंचायती राज्य का उद्देश्य होता है कि गांव को क्या बनाना? सक्षम बनाना। क्या बनाना? गांव को सक्षम, यानी कि मजबूत बनाना। गांव को सक्षम बनाना, मजबूत बनाना। कृषि का विकास करना। क्या करना? कृषि का विकास करना। तालाबों का निर्माण करना। तालाबों का निर्माण करना। और जैसे जैसे हो सकता है जल संरक्षण, यानी जल को क्या करना? बचाना। और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य। ये सब पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य क्या है? कि जो भी जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव को क्या करना? भरपूर विकास करना। क्योंकि अगर गांव का विकास होगा तो गांव से क्या होगा? देश का विकास होगा। यानी कहीं ना कहीं देश का विकास किस पर निर्भर है? गांव का। क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश की अधिक से अधिक आबादी अभी भी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। इसीलिए गांव का विकास क्या है? बहुत ही करना जरूरी है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? शिक्षा मेन तो हमने लिखा ही नहीं, शिक्षा। शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, गांव को सक्षम बनाना, मजबूत तालाबों का निर्माण। और कृषि, कृषि बहुत जरूरी है। बिना कृषि के ये हो सकता नहीं है। बात करते हैं ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, बात करें ये जो पंचायती राज व्यवस्था आखिर ये है क्या? क्या दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था, सभी लोग यहाँ ध्यान दें। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका मतलब क्या है? ये जो हमने देखा है, ये जो शब्द है पंचायती राज व्यवस्था, इस शब्द का मतलब है क्या? ये शब्द आप देख रहे हैं, इस शब्द का अर्थात ये मतलब क्या है? तो मतलब समझो, इसका मतलब होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब क्या होता है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। स्व का मतलब खुद, शासन का मतलब वहां पे शासन करना। समझ लिए? स्वशासन पद्धति, स्वशासन पद्धति यानी क्या? वहां के जो गांव के निवासी हैं, ग्रामीण स्वशासन, स्थानीय स्वशासन पद्धति कहने का मतलब है जो कि उस गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो कि उन गांव की समस्याओं को समझते हैं, उनको क्या करना? उनको पावर देना। क्या देना? पावर देना, जिससे वो क्या कर सके? अपने गांव का क्या कर सके? विकास कर सके। यानी क्या करना? यानी गांव के लोगों को क्या करना? गांव के लोगों को क्या देना?
पावर देना कि उस गांव के विकास के लिए, कि आपको वैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो गांव की समस्याओं को समझते हैं, वैसे लोगों को क्या देना, पावर। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था क्यों जरूरी है, उसका उद्देश्य क्या होता है, यानी क्यों हमें इसका, अर्थात इस शब्द का मतलब क्या है, ये हमने देखा। और क्या करना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का क्या करना, स्थापित करना, क्योंकि गांव क्या है, पहला स्टेज है, यानी पहला स्टेज है, तो जमीनी स्तर पर क्या करना, लोकतंत्र की स्थापना। यही क्या है, पंचायती राज का उद्देश्य है, लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये क्या है हमारा पंचायती राज का उद्देश्य। तो हमने देखा अभी क्या उद्देश्य और क्या है इस शब्द का मतलब, यानी इस स्तर पर, छोटे स्तर पर क्या, किसकी स्थापना करें हम लोग, पंचायती राज की। तो चलिए एक बार इसको आप लोग देख ले, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक समय था 1880 से लेकर 1884 तक, 1880 से लेकर के 1880 से लेकर के 1884 तक, क्या 1880 से लेकर 1884 तक, इस समय जो भारत में शासन कर रहे थे वो थे लॉर्ड रिपन। उस समय अंग्रेजों का शासन था, आप सभी को पता है किसका शासन था, लॉर्ड रिपन। ये जो लॉर्ड रिपन है, इनके समय में जो 80 से लेकर के 80 से 84 तक का जो समय था, उसे पंचायती राज्य का स्वर्ण काल कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचायती राज्य का स्वर्ण काल, पंचायती राज्य का स्वर्ण काल कहा गया है लॉर्ड रिपन के काल को, जो 80 से लेकर 80 से 84 के, सॉरी 1800 से 80 से लेकर 1884 के बीच, इसके काल को, लॉर्ड रिपन के काल को। देखिए हमारा जब भारत देश आजाद हुआ, हाँ, जब हमारे यहाँ तो पंचायती राज व्यवस्था बहुत पहले से थी, लेकिन जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो जब आज़ादी हुई तो भारत में संविधान बना, तो इसे संविधान में कहीं ना कहीं तो रखना था, क्योंकि ये हमारी क्या है, ज़रूरत थी, क्योंकि गांव तो हमारे यहाँ सबसे अधिक थे, तो पंचायती राज व्यवस्था को रखा कहाँ जाए। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद संविधान का एक भाग है, भाग 4, संविधान का क्या है, एक भाग है, जिस भाग का नाम क्या है, भाग 4। और भाग 4 के अनुच्छेद 40 के तहत, क्या, भाग 4 के अनुच्छेद 40 के तहत इसे नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ रखा गया, कहाँ रखा गया, नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्व में क्या किया गया, आर्टिकल 40 के तहत इसको क्या किया गया, हमारे पंचायती राज को जोड़ा गया, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। क्या मिला, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। कैसे नहीं प्राप्त हुआ, अभी बताता हूं। संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये जो नीति निर्देशक जो तत्व है, ये वैसे तत्व है जो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी वो राज्य चाहे तो अपने यहाँ लागू कर सकता है, वरना लागू नहीं कर सकता है। देश की न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो आपको पता होगा जब ये संवैधानिक नहीं है तो क्या हर एक राज्य में लागू हो सकता था, तो नहीं हो सकता। तो इसको लेकर कई सारी समस्याएं आने लगी, तो समस्याएं आने लगी, तो इसके बीच इस व्यवस्था को संभालने के लिए, पंचायती राज्य को संभालने के लिए कई समितियों का गठन हुआ। कितनी, एक नहीं कई समितियां बनी, जिसमें से कुछ समितियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग, एक समिति है जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस समिति का नाम है, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को देखने के लिए क्या हुआ, कई समितियां की क्या की गई, स्थापना, कई समितियां बनी, जिसमें से कुछ एक समितियां मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपने एक समिति का नाम सुना होगा, जिस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति, आप सभी ने सुना होगा, बलवंत राय मेहता समिति, आपने इस समिति का नाम सुना होगा। ये जो समिति है, इस समिति की स्थापना 1957 में हुई। कब हुई, 1957 में क्या बनी, ये समिति बनी।
कब इसी समिति की स्थापना हुई? 1997 में एक समिति की स्थापना हुई, बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने कहा कि हमारे यहाँ पंचायती राज में क्या होना चाहिए? 3 स्तरीय व्यवस्था होना चाहिए। क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात इसने कही। इसने इस समिति ने क्या कहा कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसके तहत इसने कहा कि गांव स्तर पर इसने कहा कि गांव स्तर पर क्या होना चाहिए? गांव स्तर पर होना चाहिए ग्राम पंचायत। किस समिति ने कहा? बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर उसने कहा खंड स्तर पर, खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर क्या होना चाहिए? आप सभी बताएं, खंड स्तर पर क्या होना चाहिए? पंचायत समिति। क्या होना चाहिए? पंचायत समिति का गठन किया जाए। और तीसरा इसने कहा जिला स्तर पर, यानी जिला स्तर पर किसकी? जिला स्तर पर यानी कि जिला का विकास के लिए क्या होना चाहिए? जिला परिषद। और ये व्यवस्था की बात किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। जब बलवंत राय मेहता समिति 1997 में बनी तो उसने एक व्यवस्था लाई जिसे कहा गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसने कहा कि गांव के विकास के लिए हमें ग्राम पंचायत बनाना चाहिए, खंड के यानी कि ब्लॉक लेवल के विकास के लिए हमें क्या बनाना चाहिए? पंचायत समिति, और जिला स्तर के विकास के लिए हमें क्या बनाना चाहिए? जिला परिषद। तो इन सभी बातों की चर्चा किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही थी। बलवंत राय मेहता समिति बहुत बढ़िया से चल रही थी। अब बात करते हैं, ये जो समिति ने ये व्यवस्था लाई, इसको सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया। कहाँ? बात करते हैं आगे, एक बार आप लोग इसको देख लें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा? पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में आते हैं तो सबसे पहले इसे कहाँ लाया गया? राजस्थान में। राजस्थान के विधानसभा में, राज्य में विधानसभा होती है, तो राजस्थान के विधानसभा में इसे पेश किया गया 1959 में। क्या? 1959 में जब इसे पेश किया गया और 1959 में यही का क्या हो गया? ये पारित भी हो गया। उसी साल क्या हो गया? ये पारित भी हो गया। तो विधानसभा में पारित होने के बाद पहली बार किसी राज्य में पंचायती राज्य को लागू किया गया और वो राज्य बना राजस्थान। कौन बना? राजस्थान बना। देखो यहां पे लिख देता हूं, पहली बार पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। पहली बार पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में ही। अब कहां पर किया गया? तो राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला। क्या है दोस्तों? राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है नागौर जिला। वहीं पर क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में ही इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। और कब की गई? 2 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को। और वो किया गया था उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा क्या किया? पहली बार किसी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। बात करते हैं इसके बाद दूसरी बार इसका गठन कहाँ हुआ? सेकेंड टाइम। तो दूसरी बार दोस्तों, दूसरी बार बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार आपका आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का स्थापना हुआ। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दूसरी बार इसकी स्थापना हुई और ये स्थापना हुई थी 11 अक्टूबर 1959 को। 11 अक्टूबर 1959 को दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये सब त्रिस्तरीय। क्यों? अब आपसे प्रश्न ये बनेगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने कही? यह किसकी विचारधारा है? तो बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहली बार कहां पर पारित हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिले में। किसके द्वारा लागू किया गया? जवाहरलाल नेहरू। चलिए
बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो हम बढ़ते हैं, यहां तक आप सभी को समझ में आया पंचायती राज। तो एक बार आप इसको देख ले, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब ये समिति की रिपोर्ट चल रही थी, अब कई राज्यों में ये लागू हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद देखा गया कि ये जो नीति है ये सक्सेसफुल नहीं हो रही है। क्या यानी सक्सेसफुल का मतलब ये पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है, यानी पूरी तरह से ये काम नहीं कर रही है। ये कौन, किसकी नीति? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो जो नीति बनाई है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई, सही तरह से काम नहीं किया। लेकिन इसके बाद फिर एक और, जब ये पूरी तरह से वर्क नहीं किया तो इसके बाद एक और समिति की स्थापना हुई, जिस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। इसके बाद जब ये समिति जो है पूरी तरह से इसके नियमों का जो पूरी तरह से इसने जो काम इसने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था चलाई थी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। तो इसी बीच एक और समिति का गठन हुआ, जिस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। क्या दोस्तों, एक और समिति बनी जिस समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति। देखो दोस्तों, ये जो अशोक मेहता समिति है ये आपकी स्थापित हुई 1977 में। कब स्थापित हुई? 1977 में। लेकिन यह समिति जो है ये त्रिस्तरीय की बात नहीं करती, ये बात करती है ध्रुव स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। कितने स्तर की? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। वो कर रही थी त्रिस्तरीय और ये द्विस्तरीय। तो इसने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। किस समिति ने? अशोक मेहता समिति ने। देखो, इसने कहा कि मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर क्या होना चाहिए? मंडल पंचायत। क्या होना चाहिए? मंडल स्तर पर क्या होना चाहिए? मंडल पंचायत। ये किसने कहा? अशोक राय मेहता समिति ने। और इसने कहा जिला स्तर पर, यानी जिला के विकास के लिए क्या होना चाहिए? जिला परिषद। क्या होना चाहिए? जिला परिषद। ये किसकी बात कही? ये कहा अशोक मेहता समिति ने। देखो, बात किया जाए मंडल स्तर, यानी मंडल स्तर का मतलब होता है गांव स्तर पर, समझ गए? गांव स्तर पर मंडल पंचायत, गांव का जगह पर इसने क्या शब्द यूज किया? मंडल। तो ये था अशोक मेहता समिति का रोड मैप कि हमारे पंचायती राज के विकास के लिए क्या होना चाहिए? दो स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये व्यवस्था हुई, फिर इसके बाद मार्केट में जब चल रही थी तो एक और समिति आई और उसने अपनी राय रखी, और उस समय की समिति का नाम था पीवी के राव समिति। चलिए, तो यहां तक आप लोग देख ले, फिर हम लोग उसको आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं एक और। तो एक और समिति की बात आई, एक और समिति ने अपनी बात रखी, जिस समिति का नाम था, ये बनी तीसरी समिति, और इस समिति का नाम था पीवी के राव समिति। क्या नाम था? पीवी के राव समिति। एक और समिति आई, और मेनली बात यह है कि इस समिति ने कहा कि न दो स्तरीय न त्रिस्तरीय, इसने कहा कि चार स्तरीय। इसने अपनी ही बात लगा दी। इसने कहा ना हम एक स्तरीय की बात करेंगे, नो दो स्तरीय, नो तीन स्तरीय, सीधा सीधा इसने कहा चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कितनी स्तरीय? चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इसने बात कही। किसने? तो पीवी के राव समिति ने। चलिए, चार व्यवस्थाओं की बात की, तो इसने क्या कहा? इसने कहा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद। इसने कहा कि राज्य स्तर पर क्या होना चाहिए? राज्य विकास परिषद। ये किसकी विचारधारा है? ये किसकी बातें थी? पीवी के राव समिति की। इसने कहा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद। विस्तार लिख दिए क्या? परिषद। क्या हो जाएगा दोस्तों? परिषद हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू, राज्य स्तर के लिए राज्य विकास परिषद, जिला स्तर के लिए जिला परिषद, मंडल स्तर के लिए मंडल पंचायत, मंडल स्तर के लिए क्या हो जाएगा? मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर के लिए ग्राम पंचायत। ये बात किसने कही?
तो ये बात कही थी पीवी के राव समिति ने। तो ये सब समितियां बनी जिसने अपनी विचारों को प्रस्तुत किया। लेकिन इसके बाद बहुत सारी विचारधारा आ गई, तो अब किसकी बातों को माना जाए? तो फिर दो और समितियां बनी। उसके बाद इसको एक बार देख ले, यहां पर देखे दो और समितियां बनी। एक समिति आई 1986 में जिसका नाम था सिंधवी समिति। क्या नाम था दोस्तों? इनका नाम था सिंधवी समिति। एक और समिति है जिसका नाम था थुंगान समिति। क्या नाम था? थुंगन समिति। और ये आपकी आई थी 1988 में। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, 1988 में थुंगन समिति। अब ये दो समितियां आई और ये दो समितियों ने कहा कि आपने जो मॉडल लाया है, अब ये दो समितियां क्या करती है? कहती है कि ये जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है इसको आप क्या करिए? संवैधानिक करिए। क्या करिए? संवैधानिक रूप से इसको जोड़िए। तो इसने संवैधानिक रूप से जोड़ने की बात कही, किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। तो इन दोनों समितियों की सिफारिश जब हुई तो इनकी सिफारिशों के बाद हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन। क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 या 1993। कहीं आपको 1992 मिलेगा, कहीं आपको 1993 मिलेगा। तो हम लोग दोनों लिख लेते हैं, 1992 या 1993। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत क्या हुआ? हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। पंचायती राज को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा, जिसके तहत इसे संविधान के भाग 9 का, कहा? संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 क न में शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 क से न के बीच में इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। किसको? और किस अनुसूची में इसे रखा गया? तो 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में इसको रखा गया? 11वीं अनुसूची के तहत इसको रखा गया, पंचायती राज व्यवस्था को। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। और ये 11वीं अनुसूची के तहत इसमें 29 विषयों पर कार्य किया जाता है। कितने विषयों पर? 29 विषयों पर इस पर हम काम कर सकते हैं। तो एक सवाल यहां से ये बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों पर कार्य होता है? तो 29 विषयों पर। और ये किसके अधीन आता है? राज्य सरकार के अधीन आता है। ठीक, चलिए। तो दोस्तों जब ये व्यवस्था लागू हुई 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत इसे क्या दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसमें कुछ नियम कानून भी बनाए गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं उन नियम और कानूनों की। एक बार आप लोग इसको देख लें, फिर हम इसको एक बार आपको शुरू से लेकर के अंत तक एक बार रिवाइज करा देंगे, जो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से याद रहे। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ इसमें क्या कहा गया? 73वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या कहा गया? चलिए इसकी बात करते हैं। इस संशोधन में क्या कहा गया ये बात करते हैं। इसमें ये कहा गया कि जिस राज्य की जनसंख्या, ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट, जिस राज्य की जनसंख्या, सॉरी, जिसमें 20 लाख से अधिक हो, जिस राज्य की जनसंख्या क्या हो? 20 लाख से अधिक हो। जहां जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है उसमें त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होगी। कौन सी स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। ये कहा गया जिसकी अधिक हो। और दूसरा कहा गया कि जिस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या क्या हो? 20 लाख से कम हो। जिस राज्य की जनसंख्या क्या हो? 20 लाख से कम हो, वहां पर क्या की जाएगी? 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की जाएगी। कौन सी स्तरीय?
दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था क्या की जाए, लागू की जाए, जिसकी 20 लाख से कम हो। दूसरा कहा, और भी कई पॉलिसीज थी, इसने कहा कि ये जो ग्राम सभा है, जो ग्राम सभा है उसे हम क्या कर देंगे, संवैधानिक दर्जा देंगे। कौन सा दर्जा, संवैधानिक दर्जा मिल गया ना जी। जो गांव की जो सभाएं होती थी पंचायती ग्राम सभा, उसे क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा। और इसका चुनाव हर एक कितने वर्षों पर होगा, 5 वर्षों पर। अगर मान के चलिए समय से पहले अगर ये भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर क्या कराना होगा, चुनाव कराना होगा। 6 महीने के अंदर क्या होना, चुनाव कराना होगा। अगला कहा 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। अगला पॉइंट कहा कि 1/3 सीटें, क्या 1/3 सीटें आपको महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रखनी होगी। किसके लिए रखनी होगी, 1/3 सीटों पर आरक्षण दे दिया गया महिला के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। और सभी राज्यों में किसका व्यवस्था गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग का। सभी राज्यों में एक आयोग का गठन किया गया जिस आयोग का नाम था राज्य वित्त आयोग, जो इसकी देखरेख करे। चलिए ये इस नियमों की बात करते हैं। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था खत्म होती है। और आप जाइए पंचायती राज व्यवस्था से इन सबसे संबंधित प्रश्नों को बनाइए। तो चलिए हम लोग इसको पूरी तरह से, हमने पंचायती राज व्यवस्था को देख लिया। एक बार आप लोग इसे देख ले, फिर मैं आपको शुरू से एक बार अंत तक रिपीट कर देता हूं। सभी को मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने आज शुरुआत किया था पंचायती राज व्यवस्था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। उद्देश्य क्या था कि हमारे जो गांव है, गांव को सक्षम बनाना, मजबूत बनाना, कृषि का विकास करना, तालाबों का निर्माण करना, जल का संरक्षण, मेनली क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य और गांव की साफ सफाई, ये सब पूरा ध्यान रखें। और गांव को अगर हम विकसित करते हैं तो गांव का अगर विकास करेंगे तो देश का विकास होगा ही होगा। तो गांव का विकास करना जरूरी है, क्योंकि बिना गांव के विकास के हमारे देश का विकास असंभव है। क्योंकि हमारे गांव की अधिक से अधिक जनसंख्या अभी भी कहाँ रहती है, गांव में रहती है। बात करते हैं, और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये हमारा कोई नई व्यवस्था नहीं, ये प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। तो बात करें इस प्राचीन, ये जो पंचायती राज व्यवस्था, इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। यानी कहने का मतलब है कि जो उस गांव के स्थानीय निवासी है, जो उनकी गांव की समस्याओं को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, जो गांव की समस्याओं को से जो जानते हैं, तो उनको उसमें क्या करना, सॉल्व करना। तो उनको ही क्या दिया जाता है, गांव के लोगों को इसमें पावर दिया जाता है कि जो इन समस्याओं को समझते हैं उनके हाथों में शक्ति देकर उन गांव का क्या किया जाए, विकास किया जाए। तो ये इस शब्द का मतलब है, यानी जमीनी स्तर पर किसकी स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। चलिए बात करें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये कहता है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था 80 से 84 के समय, एक व्यवस्था थी पंचायती राज व्यवस्था, इसमें चल रही थी। तो इसी व्यवस्था को कहा गया है स्वर्णकाल। बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बात करते हैं, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को रखना था। तो कहाँ रख दिया, कहा कि भैया आप भाग 4 में रहिए, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, और नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। लेकिन इसे कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, क्योंकि इसे खुद राज्य अपनी इच्छा से लागू करता है। यानी चाहे तो लागू करेगा, नहीं चाहे तो नहीं लागू करेगा। न्यायालय इसमें क्या बोलते हैं, न्यायालय इसमें कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि राज्य की इच्छा पर निर्भर है, ये हमारे संविधान में लिखा गया। अब इस व्यवस्था को बनाने के लिए एक समिति की स्थापना हुई, बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 में आई और इसने कहा कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर होनी चाहिए। यानी गांव के विकास के लिए हमें ग्राम पंचायत चाहिए,
खंड के विकास के लिए यानी ब्लॉक के विकास के लिए हमें पंचायत समिति चाहिए, और जिला स्तर पर यानी जिला के विकास के लिए हमें क्या चाहिए, जिला परिषद चाहिए। और ये विचारधारा थी बलवंत राय मेहता समिति की, और इस विचारधारा को अपनाया भी गया, इसीलिए इसे राजस्थान के विधानसभा में पेश किया गया और राजस्थान की विधानसभा ने इसे पारित कर दिया गया। और उसी वर्ष पहली बार राजस्थान में क्या किया गया, इसको लागू किया गया नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था को। लेकिन दूसरी बार कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश में। डेट ये है 11 अक्टूबर 1959। ये व्यवस्था चल रही थी लेकिन पूरी तरह से ये सक्सेसफुल नहीं हुई, तो फिर एक और समिति की स्थापना हुई, अशोक मेहता समिति, जो 1977 में आई। इसने कहा कि हमारे यहाँ 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। मंडल इसने गांव की जगह पर यूज किया था। चलिए, ये बात थी अशोक मेहता समिति की। फिर एक और समिति की स्थापना हुई, पीवी के राव मेहता समिति, 1985 में ये आई, और इसने कहा नहीं 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 नहीं, 4 स्तरीय की स्थापना होनी चाहिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद की स्थापना इसने करवाई। अब इसने ये सब स्थापना करवाई। फिर 2 और समितियां आई 1986 और 1988 में। एक का नाम था सिंधवी समिति और एक का नाम था थुंगन समिति। ये सब आई और इन्हें कहा कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इससे कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं है, आप इसको सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दीजिए। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ 92 से 93 में, इससे क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा। और पंचायती राज व्यवस्था को एक दर्जा मिल गया कि आप संवैधानिक रूप से लागू हैं, यानी हर एक राज्य को ये लागू करना पड़ेगा। और इसे कहाँ रखा गया, संविधान के भाग 9 में इसे रखा गया। भाग 9 अनुच्छेद 243 का, एक बार इसको देख ले, भाग 9 में, और 21 अनुसूची के तहत जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची के तहत इसे जोड़ा गया। और यह किसके अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत 29 विषयों पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। आगे क्या है बाबू, जब यह संशोधन हुआ तो इसमें कई नियम कानून पॉलिसीज को जोड़ा गया। कहा कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहां पर हम त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करेंगे, और जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उसमें हम 2 स्तरीय व्यवस्था को क्या करेंगे, लागू करेंगे। और भी कहा कि ग्राम सभा को सबसे पहले हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया, और इसके चुनाव हर एक कितने साल पर होंगे, 5 साल पर। अगर ये पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर इसका क्या कराना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। और 1/3 सीटों पर महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। और हर एक राज्य में एक व्यवस्था लागू की गई जिसे कहा गया राज्य वित्त आयोग, क्योंकि उसकी देखभाल भी तो जरूरी है। तो ये था हमारा पंचायती राज व्यवस्था। चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो ये जो था आपके लिए डेमो क्लास था, जो कि बच्चे न्यू बैच में एडमिशन लेने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए एक नया बैच पैरामेडिकल 2024 के लिए लाया गया है, निश्चय बैच। और इसकी डेट जो है, ये बैच लॉन्च हो चुका है और इसकी तैयारी, अब इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट आप लोग, जिन बच्चों को हमारे यहाँ साथ पढ़ना है, तो वो बच्चे हमारे एप्लीकेशन टोटल लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ से बैच परचेस करें। आप हम लोगों के साथ, हमारी टीम के साथ बेहतरीन तरीके से 2024 की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। फिर हम लोग मिलेंगे आप सभी से अगले क्लास में। अगर आपको ये हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लासेस कैसी लगी पंचायती राज व्यवस्था को। और साथ ही साथ आप लोग जाकर इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करें। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी से मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, और आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।